हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी टीचर। मैं मानसी मौर्य और आज हम देखेंगे सीटेट यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, तो चैप्टर सेकंड तक हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आज हमारा है चैप्टर नंबर थर्ड। ओके, और चैप्टर नंबर थर्ड में हम देखेंगे किसके एमसीक्यू, अधिगम का अर्थ, कारक एवं प्रभावशाली विधियाँ, लर्निंग का मीनिंग, फैक्टर एंड इफेक्टिव मेथड्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे आपके एग्जाम सीटेट यूपी टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यार, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा लर्निंग का मीनिंग, फैक्टर एंड इफेक्टिव मेथड्स। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर जरूर बताइए और हाँ, आंसर सारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन पढ़िए और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये? क्या स्किनर, वाइगोत्स्की, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, ये किसका कथन है? अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो भाई ये कथन है किसका? स्किनर का। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ये बातें कही थी स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम मतलब भाई सीखना होता है। ओके, अधिगम मीन्स सीखना। क्या सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? यह विकास की प्रक्रिया है। ओके, यह उद्देश्य पूर्ण होता है। तो हाँ जी, ये सारी चीजें होती हैं। सीखना निरंतर चलता है और सीखोगे आप। अधिगम विकास की भी प्रक्रिया है और ये सीखना मतलब अधिगम हमेशा और हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए और उद्देश्य पूर्ण होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे सारे कथन सही हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ओके, ऑप्शन आप मतलब आंसर सारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ओके, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम सीखना चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है। होप है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर चुके होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 फर्स्ट सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक, ओके, व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो ये क्वेश्चन जरा बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? बालकों को सीखने की रुचि, शारीरिक व मानसिक दशाएं, बुद्धि, क्या ये सभी? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से हैं। अधिगम की प्रक्रिया में देखो बालकों, इस होप है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी कर चुके होंगे। ओके, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, बालकों को सीखने की रुचि, ये भी अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। अगर रुचि नहीं है तो कोई भी सीखना नहीं चाहेगा, कोई भी बालक। अगर बालक की शारीरिक एवं मानसिक दशाएं ठीक नहीं है तो अधिगम को वो भी इफेक्ट करेगा। वो अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाएगा अगर शारीरिक एवं मानसिक दशाएं ठीक नहीं है तो। और बुद्धि अगर कम है तो वो उस हिसाब से कम सीख पाएगा। अगर बुद्धि अच्छी है उस बच्चे की तो वो अच्छा सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी कारक अधिगम में एक सीखने का योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, संवेगात्मक सुरक्षा की, बालक में आंशिक योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए और बताइए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी बालक की प्रारंभिक की बात कही जा रही है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ओके, प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में तो बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, तो ये प्रारंभिक की तो बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि बालक तुरंत शैशवावस्था या बाल्यावस्था से मित्र मंडली में तो आ नहीं जाएगा, है ना। तो अब ये ऑप्शन छोड़ते हुए आप आगे चलेंगे। घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, ये बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में कहीं ना कहीं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक घर के वातावरण में कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, बाल्यावस्था किशोरावस्था में वो मित्र मंडली में आता जरूर है, लेकिन घर का वातावरण उसे उतना ही मिलता है। माता पिता से लगाव भी बालक का लगभग उतना ही होता है। ओके, मित्र मंडली में लगाव बढ़ जाए वो अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रारंभिक वैयक्तिक विकास की बात कही गई है, तो प्रारंभ में बालक कहाँ होता है? वो घर के वातावरण में होता है और माता पिता से लगाव, है ना, प्रारंभ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। होप है ये आपका क्वेश्चन सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय है। अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उपयुक्त उपाय है, जरा क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। बालकों में अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, ऑप्शन 2। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। आई नो इसे यहाँ होना चाहिए और इसे यहाँ होना चाहिए। ओके, तो होप है आपका आंसर आ गया होगा। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु, सीखने की प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए यहाँ पे क्या उपाय हमें करना चाहिए? बालकों के अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हाँ जी बिल्कुल, अगर हम किसी बालक को अधिगम के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ये एक उपयुक्त उपाय है। तो ये एक उपयुक्त उपाय है। स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, अगर वातावरण प्रदूषण मुक्त होगा तो बच्चों का पढ़ने में कहीं ना कहीं मन लगेगा। अगर वातावरण स्वच्छ साफ होगा, अब सोचिए अगर क्लासरूम में बदबू आ रही है या फिर क्लास साफ नहीं है तो बच्चे उतना अच्छा तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे जितना कि उन्हें जितने अच्छे तरीके से उन्हें सीखना पढ़ना चाहिए, है ना। अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे उपरोक्त सभी। हाँ जी बिल्कुल, फिर उपरोक्त सभी हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो जरा सोचिए, आंसर बताइए। निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, कक्ष में अधिकाधिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता। तो जरा आप आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। हाँ जी देखिए, गृह कार्य की अधिकता से बच्चा मतलब प्रेशर में होगा, अधिगम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा तो यही होगा, अगर गृह कार्य ज्यादा होगा तो बच्चा हमेशा प्रेशर में होगा। लेखन कार्य की अधिकता डजंट मैटर। कक्ष में अधिक कार्य, ये भी कोई मैटर नहीं करता। अध्ययन के प्रति उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचि क्या है, बातें समझिएगा। अध्ययन के प्रति उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचि क्या है, वो किस हिसाब से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन को देख रहा है, उससे वो अधिगम के लिए, सीखने के लिए प्रेरित होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिगत कारक क्या है? ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जरा।
कक्षा कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिक कारक क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, छात्रों में जिज्ञासा का विकास, शिक्षक की जोरदार आवाज। तो होप है एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर चुके होंगे। देखो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र डजंट मैटर, ये तो आपको पता ही है। शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण या फिर छात्रों में जिज्ञासा का विकास। छात्रों में जिज्ञासा का विकास, किसी भी छात्र में जितनी जिज्ञासा होगी जानने की, जितनी भी बात समझ रहे हैं आप, जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी जानने की, वो उतना एकाग्र होकर किसी भी लेक्चर को सुन रहा होगा, है ना। जितनी जिज्ञासा होगी वो उतना ज्यादा मन चित लगा के पढ़ेगा। शिक्षकों का सुव्यवस्थित भाषण नहीं, शिक्षक की जोरदार आवाज, कोई मतलब ही नहीं है शिक्षक की कितनी भी जोरदार आवाज हो, अगर बच्चे का मन एकाग्र नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो सीखना नहीं चाहता है, तो डजंट मैटर। और अगर वो जिज्ञासु है कोई भी बात जानने के लिए, तो उसे कोई कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है भाई? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना क्या है? किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर मन को, चेतना को केंद्रित करना क्या है? अधिगम है? अधिगम तो नहीं होगा, क्योंकि अधिगम में हम सीखते हैं, ओके। और पर्यावरण भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, उसे चारों ओर जो है उसे हम अपरिपक्वता। यहाँ पे देखो अच्छी बात कही जा रही है ना, चेतना को केंद्रित करना, ध्यान होगा। हाँ जी बिल्कुल, वो भी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर चुके होंगे। यहाँ पे क्या होगा भाई? ध्यान। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? क्वेश्चन नंबर 11, देखो अनुशासन आप कितना भी कड़ा कर लो, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। इस बात से आप सहमत करते हो? इस बात से आप एग्री हो? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। अनुकरण भी नहीं, क्योंकि आप मतलब सोचने की प्रक्रिया की बात कही जा रही है, ओके। रुचि, यहाँ पे बुद्धि की बात। निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? हाँ जी बिल्कुल, बुद्धि सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? किसी भी अनुक्रिया को, किसी भी कार्य को बहुत ही तेजी से सीख जाने का कारण क्या हो सकता है? बालक क्षीण बुद्धि लब्धि का होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बालक की, अगर किसी की नज़र तेज है तो वो क्या जल्दी सीख जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के सुनने की क्षमता अच्छी है तो क्या वो जल्दी सीख जाएगा? नहीं ना। अगर किसी की तेज बुद्धि है तो वो जरूर सीख जाएगा, भले ही फिर उसकी सुनने की क्षमता क्यों ना कम हो, लेकिन वो सीख जरूर जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट डजंट मैटर, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों में सामाजिक समायोजन में मदद करती? तो देखिए औपचारिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन भी बहुत अच्छे से देखिएगा और आंसर भी कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से करिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या है। देखो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, सीखने के लिए कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली, अनौपचारिक प्रणाली, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों। तो देखो यार औपचारिक क्या होता है, अगर औपचारिक की बात की जाए, देखो आपका जो सिलेबस होता है, ओके, आप कुछ भी पढ़ते हो वहाँ पे एक सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है ना, सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब ये जो आप स्कूली शिक्षा या फिर कॉलेज में आके कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो CDP, तो आपको पता है इसका इतना भाई सिलेबस है। हमको अभी मैथ भी पढ़ना है, हमको इंग्लिश भी पढ़ना है, सबका एक सिलेबस होता है ना। आप जब 12th में थे तो आपका 12th में कुछ सिलेबस था, है ना।
मतलब हर क्लास में कुछ सिलेबस होता है आपको कि आपका निर्धारित होता है भाई इतना इतना पढ़ना है आपको, तो ये होता है आपका औपचारिक, है ना। और दूसरा क्या होता है, जो आपको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, जो इस सिलेबस से हटके हो, है ना, जो व्यवहारिक ज्ञान, जीवन के जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या है, अनौपचारिक है। तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, सामाजिक समायोजन में क्या मदद करता है आपको। ओके, तो देखो आप यहाँ पे मैथ पढ़ते हो, मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप यहाँ पे आप मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अच्छा होता है, कैलकुलेशन अच्छा होता है। यहाँ पे आप सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा बालक का इतनी एज पे इतना विकास होता है। तो सामाजिक ज्ञान कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और अनौपचारिक जो इन सिलेबस से हटके हो, है ना, जो अनौपचारिक ज्ञान है वो इन सिलेबस से हटके हो, जैसे चाचा जी बैठे हुए आपको ढेर सारे ज्ञान दे डाले, तो समाज से रिलेटेड कुछ हो गया, तो इन सबको, इन दोनों को मिला के आपको सामाजिक समायोजन में ढेर सारी हेल्प मिलती है। सामाजिक समायोजन में इन दोनों को मिला के ढेर सारी हेल्प मिलती है। पूछिए कैसे, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने बात कर ली कि आप जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। सीडीपी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आप मतलब ये सारी चीज़ें जान पाओगे कि हाँ बालक का कब कैसे क्या विकास होता है, सारी चीज़ें आप लगभग जान पाओगे, है ना। तो मतलब आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ हमें किसी बच्चे से कैसा व्यवहार करना है। तो ये व्यवहार जो करोगे आप समाज के किसी बच्चे से करोगे, समाज में करोगे ना, बुक में तो किसी बच्चे से व्यवहार करोगे नहीं आप। बातें समझ रहे हैं आप। व्यवहार करने के लिए आपको समाज में निकलना पड़ेगा, घर में निकलना पड़ेगा, मतलब इस बुक वाली दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब इस औपचारिक प्रणाली से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। और तो ये बात हुई औपचारिक प्रणाली। औपचारिक प्रणाली से आप सामाजिक समायोजन में आपको कैसे हेल्प मिलती है। अब बात कर लें अनौपचारिक प्रणाली की। अनौपचारिक प्रणाली में देखो यार यही होगा कि इस सिलेबस से हटके मैं आपको अगर कुछ बता दूं और वो आपको मतलब हेल्प करे, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी ही सामाजिक समायोजन में। तो बस यही है अनौपचारिक प्रणाली। तो बात याद रखिएगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों आपके सामाजिक समायोजन में हेल्प करती हैं, बालकों की सामाजिक समायोजन में हेल्प करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 से ये क्वेश्चन नंबर 14। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सीखते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में जस्ट आप देख के आ रहे हो कि अनौपचारिक अधिगम से सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक जानो तो सही कि औपचारिक में क्या इंक्लूड है, अनौपचारिक में क्या इंक्लूड है। और तीसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, निम्न में से कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है मतलब कि वो यहाँ पे क्या है, औपचारिक है। बातें समझ रहे हैं आप। हाँ जी बिल्कुल आनी चाहिए बातें समझ में, क्योंकि अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में बातें करके आए। तो आपको यहाँ पे एक चीज ये भाई क्लियर होनी चाहिए कि औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। अच्छा दोनों जगह औपचारिक हो गया, यहाँ पे चलिए ठीक है, अनौपचारिक क्या है। ओके, तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में हम बात करके आए हैं कि अनौपचारिक क्या है और औपचारिक क्या है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है मतलब कि वो औपचारिक है। यहाँ पे परिवार क्या है भाई, अनौपचारिक। दोस्त क्या है, अनौपचारिक। समाज क्या है, अनौपचारिक। ओके, मतलब आप किसी से बाहर, समाज से, दोस्त से, परिवार से, अपने सिलेबस से हटके, अपनी पाठ्य पुस्तक से, अपनी स्कूली शिक्षा से, स्कूली शिक्षा नहीं मतलब अपने सिलेबस से हटके जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो वो किस में आ जाता है भाई, अनौपचारिक। तो यहाँ पे पूछा गया अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है मतलब कि औपचारिक है। तो हाँ जी बिल्कुल, आपकी पाठ्य पुस्तक क्या है, औपचारिक है। आपकी पाठ्य पुस्तक क्या है, औपचारिक है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं की बात पूछी जा रही है। विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का कार्य, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, तो विषय का ज्ञान
शिक्षक को होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान ये भी शिक्षक को होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान ये भी शिक्षक को होना चाहिए, वरना अगर ये सारे ज्ञान शिक्षक को नहीं है तो कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा, लर्निंग प्रोसेस प्रभावित होगा, लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। अनुशासनहीनता ये तो बच्चे का काम है, स्टूडेंट का काम है, अनुशासनहीनता तो स्टूडेंट करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। तो यहाँ पे बच्चे के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब देखिए, उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए, देन यहाँ कर देखिए आपका आंसर सही है या नहीं है। इस सेशन को आप एज अ टेस्ट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए किसी भी शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार मतलब वो भी मैटर करता है लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। शिक्षक की विधियाँ, वो किस विधि से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। शिक्षक को अगर विषय का ज्ञान है तो ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा, ज्ञान है या नहीं है। अगर ज्ञान है तो प्रभावी होगी अच्छे तरीके से। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, कहीं ऐसा ना हो शिक्षक डंडा उठा के पीटने लगे तो बच्चा कितना पढ़ पाएगा। शिक्षक की विधियाँ, वो किस विधि से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सभी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है। वातावरण, अभिप्रेरणा, बालक की आयु, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे ऑप्शन सही हैं। बालक में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक कैसे वातावरण में रह रहा है, अभिप्रेरणा, उस बालक की आयु क्या है। कहीं ऐसा ना हो वो LKG का बच्चा हो, आप उसे इनटू और डिवाइड सिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये कथन है भाई फ्रोबेल का। किसका है ये कथन, फ्रोबेल का। ऑप्शन नंबर 2 से। ये सारे मैंने आपसे बात बोली ना भाई, सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 20, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। तो बताइए जरा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। सारे ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए, होप है आप आंसर कर चुके होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम, कक्षा का परिवेश, उपरोक्त सभी। तो देखो पर्यावरण का प्रभाव ये भी इफेक्ट मतलब कारक है जो कि योगदान देता है। अगर पर्यावरण अच्छा है तो बालकों की सीखने की प्रक्रिया भी अच्छी होगी। वंशानुक्रम, कोई जेनेटिक फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई जेनेटिक हॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि बच्चे को डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम और हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज़ है एज यू नो। कक्षा का परिवेश कैसा है ये भी मैटर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में बहुत शोरगुल हो रहा हो तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। सीखने का कार्य, लर्निंग का कार्य, अधिगम का कार्य अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस
इफ़ेक्टिव हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स होप है आप यहाँ पे सारे आंसर सही किए होंगे और वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के MCQ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब बी टीचर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।